हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 यानी कि खेल और पोषण। इस चैप्टर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक कवर करूंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। आपको कंप्लीट चैप्टर की समरी बताने वाला हूं और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, क्लास 12th में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है। इसके बाद टेबल आएगी, टेबल में जाके आप चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह की चीज़ें जो आपके पेपर में आती है सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। सिलेबस देखिए अगर मैं बात करता हूँ मिड टर्म की, वैसे तो आपके 10 चैप्टर है और 10 के 10 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात केवल मिड टर्म की करूँ तो 5 चैप्टर तक आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया, 4 करा दिया और आज हम 5वां चैप्टर भी करा देंगे। सिलेबस देख लीजिए, इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है खेल और पोषण, और ये सारे टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। देखिए हम सभी भोजन तो करते ही हैं और भोजन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमारे शरीर को चलाने के लिए एक ईंधन के रूप में काम करता है, आप ऐसा मान लीजिए। तो भोजन को समझते हैं सबसे पहले कि भोजन क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए भोजन जो है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, चाहे वो भोजन हो सकता है कि तरल हो, ठीक है, लिक्विड हो या फिर ठोस हो, जो भी हम खाते हैं और पाचन क्रिया के द्वारा अवशोषित हो जाता है और उससे फिर हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भोजन कहलाता है, ठीक है। भोजन कौन सी चीज़ें होती हैं, भोजन ऐसे पदार्थ होते हैं, वो तरल भी हो सकते हैं, वो ठोस भी हो सकते हैं, जिसको हम खाते हैं, जिसको हम लेते हैं, ठीक है। और पाचन क्रिया, जो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया के द्वारा उसको अवशोषित करके, ठीक है, उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर हम उससे, हमारा शरीर जो है उसी से काम करता है। और हमें भोजन में संतुलित आहार लेने की जरूरत होती है, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट लेने की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लो, आपने देखा है ना, पूरा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आगे हम उसको पढ़ेंगे, उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, ठीक है, आपका फैट भी हो, आपके विटामिन, मिनरल्स, खनिज वगैरह वो सब हो। ऐसी हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी कि संतुलित आहार होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, यानी हमारी डाइट में हमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसकी ज़रूरत हमको ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी ज़रूरत हमको कम होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, इनकी ज़रूरत हमको ज़्यादा होती है। तो कुछ खनिज और विटामिन्स वगैरह होते हैं, उनकी ज़रूरत हमको कम होती है, लेकिन चाहिए सब भी, ठीक है। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाएं। इसी को कहा जाता है संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट। अब बात करते हैं संतुलित आहार को, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा आहार जिससे व्यक्ति को शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व, यानी कि जो जो हमारे शरीर को चाहिए, अगर वो हमें अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में मिल जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे, यानी कि बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है, यानी एक ऐसा भोजन होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में हमको जो पोषक तत्व जो होते हैं, जो हमको जिन पोषक तत्व की जरूरत है वो हमको उचित मात्रा में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। और संतुलित आहार में हमको फैट भी चाहिए, यानी वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, ठीक है, पानी भी चाहिए, फाइबर, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। यानी कि अगर आप केवल और केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, आप फैट नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप अपनी डाइट में प्रोटीन कम ले रहे हो, तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। यानी कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, जितनी रेशियो में, जितनी मात्रा में हमें जिस खनिज तत्व या जिस चीज़ की जरूरत है वो सब कुछ हमें मिल रहा है, तो वो हमारे लिए संतुलित आहार हो जाएगा, यानी कि बैलेंस डाइट हो जाएगी। यही हमको इस चैप्टर में समझना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पोषण की, यानी हमें अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें ऐसी डाइट लेनी है जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें सारे पोषक तत्व जो हमें चाहिए होते हैं, शरीर को चाहिए होते हैं, वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। ऐसी डाइट की हमको जरूरत होती है। तो पोषण को समझते हैं थोड़ा सा और इसके बाद हम उसके डिफरेंस को समझेंगे। तो देखिए पोषण जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का अध्ययन है, यानी हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं।
ये एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को खाना, फिर उसके बाद भोजन का पचाना, उसका अवशोषित होना, ठीक है, उससे फिर हमें एनर्जी मिलना जिससे हमारा वृद्धि और विकास होता है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो न्यूट्रिशन के तहत किया जाता है, ठीक है। अब पोषक तत्व जो होते हैं इसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो, ठीक है, और एक होता है माइक्रो। मैक्रो क्या होता है, जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में हमें मिलता है और जिसकी जरूरत हमको अधिक होती है, ठीक है। देखो मैक्रो में कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल है, इसकी जरूरत हमको बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारे मैक्रो में आ जाते हैं, इसको हिंदी में वृहत कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, जिसकी हमको बहुत कम जरूरत होती है। देखिए जरूरत इसकी भी है लेकिन कम जरूरत है, ठीक है। तो विटामिन हो जाते हैं, कई प्रकार के विटामिन आगे देखेंगे, खनिज हो गए, कई प्रकार के खनिज है उसको आगे देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो ये दो कैटेगरी में हम पोषक तत्वों को बांट के पढ़ेंगे, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो में क्या आ जाएगा, ये मेन है जो हमें हमारे शरीर को ज़्यादा चाहिए होंगे, और ये भी मेन है लेकिन ये कम चाहिए होंगे। तो बस आप इसको ऐसे समझ लो, ये हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं और ये हमें कम चाहिए होते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, अब एक एक करके समझेंगे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, इन सब चीज़ों को। तो देखिए सबसे पहले मैक्रो पोषक तत्वों की बात कर लें, तो मैक्रो पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जिसकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी जरूरत हमको ज़्यादा होती है वो सब मैक्रो में आ जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, ये हो जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं माइक्रो की, तो इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। अल्प मात्रा मतलब बहुत कम चाहिए होता है, जिसमें विटामिन और खनिज हो जाते हैं। सिंपल है, आगे देखते हैं। अब एक एक करके हमको समझना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, इन सभी को डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को। देखिए जो भारतीय होते हैं ना, जो इंडियंस होते हैं, हमारी जो थाली होती है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और आप देखोगे जो वेस्टर्न कंट्री हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पे लो कार्ब्स डाइट चलती है, यानी कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम लेते हैं, वो प्रोटीन को बढ़ाते हैं, ठीक है। फैट को भी वो एक नॉर्मल मात्रा में ही लेते हैं, लेकिन हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी आपको ज़्यादा मिलता है और कुछ जगह पे आपको फैट भी ज़्यादा मिलता है। तो हमें इस तरीके से नहीं करना होता। कार्बोहाइड्रेट क्या है, फिर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर जो होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ सकती है। हमें सब कुछ एक लिमिटेड मात्रा में ही चाहिए होता है। तो समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे खाने का, हमारे भोजन का एक मुख्य अंग होता है, यानी मेन अंग होता है, ठीक है, सबसे मेन पार्ट है। और हमारे शरीर को ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जब हम कार्ब्स लेते हैं तो हमारे शरीर को तुरंत ही क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। अगर हम 1 ग्राम कार्ब्स लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में कार्ब्स कहा जाता है, यानी यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमको 4 कैलोरी मिल जाती है, ठीक है, ऊर्जा मिल जाती है। और पचने के बाद कई बार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, ठीक है, आगे उसको भी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पचने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनको थोड़ा सा कार्ब्स को सोच समझ के लेना होता है, ठीक है, कम लेना होता है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो भारत में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी डाइट बेकार है। हमारी डाइट में क्या है, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसको बोलते हैं सरल या साधारण कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं जटिल, ठीक है। अब सरल वाला क्या है इसको समझिए। इसको क्या होता है, इसमें जब हम इसे लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज भी आ जाता है, फ्रुक्टोज भी आ जाता है, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, ये सब आ जाता है और ये पानी में घुलनशील होते हैं। अब देखो ये एक तरह से शुगर है, ये अलग अलग प्रकार की शुगर है, ठीक है। फ्रुक्टोज जो है हमें फ्रूट से मिल जाती है, ग्लूकोज हमें हमारे खाने से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब शुगर के ही रूप है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब हम जिन चीज़ों को खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो बाद में जाके हमारे शरीर में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। तो हमें जो शुगर के मरीज हैं खासकर उनको कार्बोहाइड्रेट को सोच समझ के लेना होता है, ठीक है, थोड़ा कम लेना है। कहाँ से मिलते हैं, स्रोत क्या है, रसीले फल हो गए, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, आम, अनाज, अनाजों में ज़्यादा होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ है, जो हम रोटी खाते हैं, अगर गेहूं की रोटी खाते हैं तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमने तो खाया रोटी, हमें तो लग रहा है हमने रोटी खाई है, लेकिन एक रोटी बराबर है 3 से 4 चम्मच शुगर के। यानी हमने तो चीनी नहीं खाई ना, हमने तो रोटी खाई है, हम सोचे इसमें तो शुगर नहीं है। रोटी हमने खाई, उससे हमें मिला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब लीवर में जाता है, पचता है,
तो लीवर के पचाने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है, यानी ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो यहाँ पे वो रोटी, बेशक से हमने शुगर डायरेक्ट नहीं खाया, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो ग्लूकोज को ही बढ़ा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि जिसको शुगर की बीमारी है उसको चीनी नहीं खानी चाहिए, गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है, मीठी चीज़ तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे चावल है, चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, बाद में वो शुगर में कन्वर्ट होने लगता है। तो रोटी, चावल, इन सब चीज़ों को भी कम करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। दूसरा है जटिल। अब देखो, ये वाला था, ये पानी में घुलनशील है, यानी जल में घुलनशील है। जटिल जो होता है ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्टार्च होता है। और एक तरह से ये किन चीज़ों में मिलता है, आलू। आलू, अब आप कहोगे हमने तो आलू खाया, हमने चीनी थोड़ी खाई है, लेकिन आलू जब हम खाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से कन्वर्ट होने लगता है। शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, गेहूं हो गया, इन सब चीज़ों में होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, हमको ये समझना है। सबसे मेन काम जो है कार्बोहाइड्रेट का, वो है हमारे शरीर को एनर्जी देना, यानी हमें ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, तुरंत हमको एनर्जी जो मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम में आपको पता है 4 कैलोरी हमको मिल जाती है। और हमारा जो खाना होता है, खासकर जो इंडियन जो थाली होती है, उसमें आपको 60 से 70% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मिलेगा। आप जो भी खाते हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो ये है। आगे देखो, यदि, अब यहां पे एक चीज समझनी है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा नहीं लेते तो प्रोटीन अपने मुख्य कार्य को छोड़कर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने लगेगा। अब यहां पे आपको समझना है, अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, वसा भी होता है, खनिज लवण सब कुछ होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा देना, एनर्जी देना। अब मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट कम लेना शुरू कर दिया, हम प्रोटीन वगैरह ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो काम कार्बोहाइड्रेट का है, जो काम कार्बोहाइड्रेट हमें जो ऊर्जा दे रहा था, अब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देना कम कर देगा, बल्कि प्रोटीन उस काम में लग जाएगा। यानी प्रोटीन का अपना अलग काम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से वो चीज हमको नहीं मिल रही, तो प्रोटीन को मजबूरन कार्बोहाइड्रेट वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है, ठीक है। अब आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट है आपको समझना है, वसा के बारे में जानो। जो फैट होता है, देखिए शरीर में जो फैट है, वसा है, उसका सही उपयोग के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा का होना आवश्यक है। यदि वसा का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाए तो उससे कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो जाएंगे। अब हमें यह भी याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कम मात्रा में भी नहीं लेना, वरना फिर फैट भी वही कुछ उस प्रकार का काम करने लगेगा। उसकी वजह से अगर फैट ये काम करने लगा ना कार्बोहाइड्रेट वाला, तो हमें ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति हानिकारक पदार्थों का बढ़ना भी रोकती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन क्या होता है, ये भी एक मैक्रो वाला है, मैक्रो के अंतर्गत आता है। ये हमारा जो पाचन संस्थान होता है, ठीक है, उसके द्वारा हम लेते प्रोटीन है, बाद में वो अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। टोटल 23 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इसमें से 9 जो होते हैं वो हमारे आहार में हमें जरूर उपलब्ध होने चाहिए, ये हमको लेने जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है प्रोटीन हमारी डाइट में होना आवश्यक है। और इन सभी अमीनो एसिड्स का प्रयोग जो होता है वो शरीर के द्वारा रक्त की जो मांसपेशियां हैं, नाखून है, ठीक है, त्वचा है, हमारे बाल हैं, इन सब अंगों के निर्माण में जरूरी होता है। इसीलिए प्रोटीन हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। अगर प्रोटीन सही से लोगे तो हमारे शरीर के जो आंतरिक, जो अंदरूनी अंग है वो सही से वर्क करेंगे, हमारे नाखून सही होंगे, ठीक है। कईयों को नाखून से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, त्वचा से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड समस्या होने लग जाती है, बालों से रिलेटेड समस्या होने लग जाती है, इसलिए कहा जाता है प्रोटीन सही मात्रा में लेना है। प्रोटीन जो है वो नए ऊतक जो होते हैं हमारे, उसको बनाते हैं, ठीक है, टिश्यूज वगैरह बनाते हैं और उसको रिपेयर करते हैं, और विभिन्न जो अम्ल है उसके बीच में एक बैलेंस करता है, एक संतुलन बनाता है। तो इसलिए प्रोटीन भी हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रोटीन हमको मिलता कहाँ से है, दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे पनीर हो गया, घी हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, यहाँ से दूध से बनी हुई चीज़ों से हमको प्रोटीन मिल जाता है, दालों से हमको प्रोटीन मिल जाता है, अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें जो मांस वगैरह होता है वहाँ से मिल जाता है, मेवे या जो ऐसी चीज़ें जिसमें तेल वगैरह के जैसे तेलीय बीज होते हैं, ठीक है, वहाँ से हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका काम क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या था, ऊर्जा देना, तो प्रोटीन का क्या काम है मेन, देखिए प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं उसको बनाता है, टूटे फूटे जो हमारे टिश्यूज वगैरह होते हैं उसका वो निर्माण करता है, उसको वापस से मरम्मत करता है। हमारी जो शरीर की ग्रोथ होती है, ठीक है, वृद्धि होती है,
उसका रख रखाव करता है, और बचपन से वयस्क होने तक लगातार वृद्धि के लिए भोजन में हमको प्रोटीन जरूरी होता है। इसीलिए आप देखते हो ना, प्रोटीन शेक पिलाया जाता है, खासकर बच्चे को। जब बच्चा कमजोर होता है तो उसको ऐसी डाइट, उसको बाहर से डब्बे भी दिए जाते हैं प्रोटीन वगैरह के, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ ना रुके, ठीक है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी बैलेंस करता है, तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में, हमारे ब्लड में उपस्थित प्रोटीन युक्त लाल रंग का पदार्थ होता है। आपने देखा होगा किसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है किसी के ब्लड में, तो उसको अनीमिया का शिकार हो जाता है, खून की कमी होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी होने लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। शरीर को एनर्जी देने के लिए और प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें भी हमें लगभग 4 कैलोरी के आसपास मिल जाती है। यदि हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा नहीं लेते तो उसकी जगह प्रोटीन अपना काम छोड़कर हमें, हमारे शरीर को एनर्जी देने लग जाता है। अब बात करते हैं फैट की, यानी कि वसा। फैट देखो, अब फैट को सोचकर ना सीधा मोटापा दिमाग में आ जाता है। फैट भी हमारे शरीर के लिए एक जरूरी तत्व होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, हमें प्रोटीन जरूरी है, इसी तरीके से हमको फैट भी जरूरी है। लेकिन फैट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए, वसा जो है ये भी एक मैक्रो वाला तत्व है, और ये इसकी अनेक क्रियाओं के लिए, ये हमारे शरीर की बहुत सारी क्रिया के लिए फैट जरूरी होता है। आप देखते हो घुटने वगैरह मोड़ते हैं, कट कट की आवाज़ आती है, यानी कि हमारे अंदर फैट एक तरह से लुब्रिकेशन का भी काम करता है कुछ जगह पे, ठीक है। तो वो चीज़ें कम होने लग जाती है ना, तो ये फैट की कमी की वजह से होती है, तो फैट भी जरूरी है। 1 ग्राम अगर हम फैट ले रहे हैं तो हमें 9 कैलोरी मिलती है, यानी कि ये हमको कैलोरी ज़्यादा देता है फैट। और फैट जो है हमको गर्म रखता है, हमारे शरीर को, हमारे जो कोमल अंग है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, और हमारे हार्मोन के उत्पादन में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो फैट भी हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। अब फैट कहाँ से मिलता है, देखो पशुओं से भी मिलता है। अगर मांस मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। और पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ जैसे वनस्पति तेल हो गया, मेवे हो गया, आवाकाडो, ये जो फल वगैरह होते हैं इससे मिल जाता है। दूध या दूध से बनी चीज़ों में भी फैट होता है, ठीक है। आप देखते हो ना, दूध में से मलाई वगैरह निकाल दी जाती है, उसका फैट निकाल दिया जाता है, तो फैट वहाँ से भी अपने को मिलता है। एक चीज़ है सबसे ज़रूरी, पानी। इसीलिए मैंने बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है, पानी, जल। देखिए, हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, फैट है, वसा है, उतना ही जरूरी हमारे लिए पानी भी है। पानी हमें 2 तरीके से मिलता है। एक तो आप डायरेक्ट पानी उठाओ, ठीक है, सीधा आपने पानी उठाया और पानी को पी लिया, तो इससे आपके शरीर को पानी मिल गया, डिहाइड्रेशन से आपको बचाएगा। लेकिन दूसरा पानी का तरीका है, कुछ ऐसे फल और सब्जियां होते हैं उससे भी हमें पानी मिलता है। यदि आप खीरा खाते हो तो उसमें फिर वाटर होता है, ठीक है। आप तरबूज खाते हो, उसमें आपको वाटर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसके जरिए आपको पानी मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पानी के सोर्स होते हैं, याद रखना, और ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, पोषक तत्व 2 प्रकार के थे। मैक्रो, मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन समझा, वसा समझा, जल समझा, ये हो गया। अब बात करते हैं माइक्रो की। माइक्रो में होते हैं 2 प्रकार, एक विटामिन और एक खनिज। विटामिन भी जरूरी है और खनिज भी जरूरी है, लेकिन ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं अपने को, ठीक है। ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते, कम मात्रा में। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। हम जानते हैं कि इसकी जरूरत हमारे शरीर को कम होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले विटामिन को देखते हैं। देखिए, भोजन के अवयव के रूप में, तत्व के रूप में हम देखें तो ये जो विटामिन होते हैं ना, इसकी जरूरत हम सभी जीवों को होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, ठीक है। अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर के द्वारा पर्याप्त मात्रा में खुद उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे यौगिक जो हमारा शरीर खुद उत्पन्न नहीं कर सकता, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है, भोजन से लेना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों में शरीर में कुछ कमजोरियां, कुछ कमियां हो जाती हैं, तो फिर उन्हें मल्टीविटामिन लेने को कहा जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं मल्टीविटामिन, और वो टैबलेट कैप्सूल देते हैं जिसमें हर प्रकार के विटामिन होते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि हमें हमारे खाने से विटामिन नहीं मिल रहा होता, इसलिए हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो ठीक है, हमें ऐसा भोजन लेना है जिसमें हमको विटामिन मिल जाए, और ये हमारा शरीर नहीं बना सकता, ये हमको बाहर से ही लेना पड़ता है, अपने भोजन से या फिर मेडिसिन के जरिए। मेडिसिन सेकंड ऑप्शन है, पहला तो भोजन ही ऐसा करना चाहिए जिससे हमको ये चीजें मिल जाएं, ठीक है। विटामिन को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक ऐसे जो जल में घुल जाते हैं, एक ऐसे जो जल में, ठीक है,
जो वसा में घुलनशील होते हैं यानी फैट के साथ घुलते हैं, तो जल में घुलनशील जो होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी हो जाएगा। फैट में घुलनशील की बात करें तो उसमें आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब हो जाता है। खनिज लवण की बात करते हैं, देखिए ये भी हमारा क्या है, माइक्रो है। माइक्रो यानी कि जिसकी हमको जरूरत जो होती है शरीर को वो कम होती है। अब देखो खनिज लवण की जरूरत हमको कम होती है लेकिन जीवन भर होती है, यानी जीवन भर हमको चाहिए लेकिन बहुत थोड़ा ही चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये स्थूल पोषक तत्वों के अपोजिट मानव शरीर के द्वारा ये एक बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला आवश्यक खनिज है, यानी कि इसको हमें बहुत कम मात्रा में लेना है लेकिन हमारे लिए जरूरी बहुत है ये, ठीक है। अब इसको खनिज लवण को समझते हैं, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा सब आ जाता है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा भाई लोहा तांबा, क्या हमको लोहा और तांबे की भी जरूरत पड़ती है? तो यस, आपने देखा होगा ना जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो खासकर उसको विटामिन की इसकी मल्टीविटामिन भी देते हैं डॉक्टर, और आयरन की टैबलेट तो जरूर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं में उस समय में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह की टैबलेट दी जाती है। तांबा, आपने देखा होगा प्राचीन समय से भारत में तांबा बहुत यूज होता है। कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में रात में पानी भर के रख दो, सुबह उसको पी लो, ताकि तांबे के जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर में आ जाए, यानी कि तांबे की कमी पूरी हो जाए, लोहे की कमी पूरी हो जाए। आयोडीन हमें नमक से मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये इन सभी खनिज लवण की हमें जरूरत होती है लेकिन कम मात्रा में। कैल्शियम की कमी होने लग जाती है तो क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, फिर हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में हमको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं गैर पोषक तत्व। एक ऐसा भी पोषक तत्व है जो पोषक तत्व नहीं है बल्कि इसीलिए उसको गैर पोषक तत्व कहा गया है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी होता है। फाइबर, आपने सुना होगा ना खाने में फाइबर होना चाहिए, ठीक है। फाइबर, फाइबर एक पोषक तत्व नहीं है, इसलिए इसे हमें आहार में गैर पोषक तत्व के रूप में लेना पड़ता है। फाइबर युक्त भोजन यानी ऐसा भोजन जिसमें फाइबर हो वो हमारे पाचन को अच्छे तरीके से क्या करता है, पाचन को बढ़ाता है। देखिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमको फाइबर मिले, फाइबर मिलेगा तो हमारा पाचन तंत्र सही से होगा। और फाइबर का एक और फायदा है कि ये क्या होता है, कम मात्रा में लेने में भी कहीं ना कहीं हमारी भूख को खत्म कर देता है, ठीक है। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हो, डाइटिंग पे हो, उनके लिए ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी डाइट लो जिसमें फाइबर हो, और फाइबर लेने के बाद आपकी भूख भी तुरंत मिट जाएगी, ठीक है, लंबे समय तक। और दूसरा, आपके पेट में प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हो जाती, यानी कि जो हमारा वजन होता है, हमारा वेट होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, उसके लिए भोजन। तो देखिए यदि किसी व्यक्ति का वजन जो है वो सामान्य से ज्यादा है, ठीक है, वजन ज्यादा है, तो उसको बहुत तरह की बीमारी हो सकती है। उसको मोटापा हो सकता है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, उसको बीपी की बीमारी हो सकती है, ठीक है। ऐसे में शरीर का वजन जो है वो सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। सामान्य के लिए क्या करना चाहिए, अपना बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स चेक कराना चाहिए, जो कि 19 से 25 के बीच में अगर है तो उसको ठीक माना जाता है, ठीक है। 19 से 25 के बीच में हमारा बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। अब ये बीएमआई क्या होता है मैंने आपको पहले एक चैप्टर में बताया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, यदि हमारे शरीर में मोटापा होता है, हम इस स्टेज में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब फैट जमा हो जाता है हमारे शरीर में, चर्बी जमा हो जाती है हमारे शरीर में, तो कई प्रकार की हमें बीमारी हो सकती है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, उससे हमें डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। लेकिन जब हम अपने वजन को धीरे धीरे ऐसा करते हैं, यानी कि कम करते हैं, ठीक है, और कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर से वो जो बीमारी के जो चांस होते हैं वो अपने आप ही कम हो जाते हैं, ठीक है, कम होने लग जाते हैं। तो अपने वजन को नियंत्रण में रखना यानी मोटापे को कम करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे हम मोटापे को कम कर सकते हैं, यानी अपने वजन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं। एक्सरसाइज करना, ठीक है, डेली एक्सरसाइज करना। कैलोरी कम लेना, कैलोरी कम लेने का मतलब ये नहीं है कि जितनी आपको जरूरत है उससे कम लो। कैलोरी कम लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक मजदूर, एक वैसा लोग है जो ऐसे आदमी है जो मजदूरी का काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पत्थर वगैरह उठाते हैं, भारी काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ज़्यादा मेहनत का नहीं होता, बैठ के कंप्यूटर पर खट 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 खट, तो ऐसे लोगों को कैलोरी कम लेनी चाहिए। जितनी कैलोरी की अपने शरीर को ज़रूरत है उतनी लेनी चाहिए। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मोमोज, बर्गर, चाउमीन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, इससे हमारा वजन बढ़ता है। बार बार नहीं खाना, कुछ लोगों को आदत होती है अभी खाया थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, जिसे हम ज़्यादातर बोलते हैं चरना,
ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में चरने की आदत होती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें लिमिट में खाना है। नेक्स्ट है अधिक कार्ब वाला भोजन नहीं लेना। बिल्कुल, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट आपको अपने भोजन से कम करना ही पड़ेगा। कार्ब्स को कम करोगे तभी वेट लॉस हो पाएगा। मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करना, यानी कि नशीली चीज़ों को नहीं लेना, शराब वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलती है। ठीक है, शराब जो है वो कैलोरी बढ़ाती है कहीं ना कहीं। और सक्रिय दिनचर्या, यानी हमारी लाइफस्टाइल जो है, डेली लाइफ जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, फिर अपने काम करो, अपने आप को मतलब एक्टिव रखना है पूरे दिन। अब देखो, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, चलो ये तो हो गया, एक्सरसाइज से हम अपने वजन को कम कर लेंगे। दूसरा है डाइटिंग। एक दूसरा, दो तरीके चाहिए होते हैं, डाइटिंग भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी ये गलती करी थी कि मेरा वजन 72 kg हो गया, जैसे मैं उसको चाह रहा था मैं उसे कम कर दूं। कैसे कम करूंगा, मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, ठीक है, मैंने अपनी डाइटिंग पे ध्यान नहीं दिया, मैं जैसा खा रहा था उससे ज़्यादा ही खाने लगा, लेकिन मैं दूसरी तरफ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उससे वजन कम नहीं होगा कभी भी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक तरफ एक्सरसाइज भी करनी है तो दूसरी तरफ डाइटिंग भी करनी है, यानी कि अपने खाने पीने में सोच समझ के खाना है। तो डाइटिंग में क्या होता है, हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है, कहीं ना कहीं हमारे सामने हम मतलब जो ज़्यादा खाते हैं उसको हमें कम करना होता है, कम कैलोरी लेनी होती है। ठीक है, जैसा आप इमेज में देख रहे हो पीछे वीडियो में कि भाई इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ और थी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, समझ गए, तो ये करना पड़ता है, यानी अपने मन को मारकर कहीं ना कहीं हमें कम खाना होता है, और ऐसी चीज़ें खानी होती है जिसमें जंक फूड को हम हटा दें, ठीक है, ज़्यादा फैट वाली चीज़ों को हटा दें। तो ये सब हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है कि डाइटिंग जो होती है उसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे होती है। देखिए, इसमें क्या होता है, हम अपने शरीर को फिट दिखने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के चक्कर में हम डाइटिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि अल्पाहार, यानी कि कम खाना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है, मेनली वजन कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। कई बार शुरू में वजन कम होने लगता है लेकिन बाद में वजन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डाइटिंग जो है, मान लो 1 महीना 2 महीना करा, वजन कम हो गया, बाद में फिर हमने छोड़ दी डाइटिंग, फिर से हम खाने लगे तो फिर वजन तेजी से बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हो जाती है डाइटिंग में। डाइटिंग के कुछ नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं डाइटिंग के? अगर मान लो एकदम से डाइटिंग करनी है तो एक अच्छे डॉक्टर से, जो डाइटिशियन होता है, उससे सलाह लेनी है। वो तुम्हें तुम्हारी दिनचर्या को देखेगा, ये बताएगा कि तुमको कितनी कैलोरी की जरूरत है और कौन सी चीज़ों को तुम छोड़ सकते हो, कौन सी चीज़ों को अपना सकते हो। ठीक है, डाइटिंग का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही नहीं खाना, खाना है लेकिन कम खाना है, जंक फूड हटा देंगे, ठीक है, और फालतू की जो बेकार चीज़ें खाते थे उसको हटा देंगे, और यही सब होता है। तो इसमें क्या होता है, डाइटिंग के कुछ खतरे होते हैं। पोषण की कमी हो जाती है, एकदम से डाइटिंग कर ली बिना सोचे समझे, हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो जाएगी। एक वक्त का भोजन छोड़ देते हैं लोग, उससे भी कुछ समस्या आने लग जाती है। कैलोरी एकदम से कम कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं चक्कर आना, ऐसी समस्या हो सकती है। सूखा रोग हो सकता है, कमजोरी फील हो सकती है, अनीमिया जैसी समस्या हो सकती है, खनिज की कमी हो सकती है, बहुत तरह की समस्या हो जाती है अगर हम डाइटिंग पे एकदम से हो जाते हैं। नेक्स्ट है भोजन असहनशीलता। क्या मतलब है इसका? तो देखिए, भोजन में उपस्थित ऐसे तत्व जिन्हें हमारा शरीर आसानी से नहीं पचा पाता, ठीक है, उसे भोजन असहनशीलता कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा पोषक तत्व है जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पा रहा है, यानी हमें उस भोजन से कहीं ना कहीं एलर्जी है, असहनशीलता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। भोजन असहनशीलता के कारण हमारे शरीर में कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन के तत्वों को तोड़ते हैं, उनका अवशोषण करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी के शरीर में ये एंजाइम कम हो जाते हैं। अब इसकी कमी हो सकता है किसी में जन्मजात हो, जैसे ही वो पैदा हुआ तब से ही हो, या हो सकता है कि उसने कोई ऐसी दवाई खाई, कोई मेडिसिन खाई, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया जिसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेल कूद में आहार। जो खेल कूद करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए कैसी डाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें। तो देखिए, खेल पोषण का संबंध खिलाड़ियों के द्वारा लिए जाने वाले तरल पदार्थ, जो खिलाड़ी जो भी लिक्विड लेते हैं या जो भोजन लेते हैं, वो किस प्रकार का भोजन ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसका अधिक प्रयोग शक्ति तथा सहन क्षमता वाले खेलों में किया जाता है। जैसे मान लो कोई ज़्यादा शक्ति वाला खेल है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, कुश्ती हो गया, साइकिल दौड़ हो गया, या अन्य प्रकार की दौड़ हो गया जिसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसमें हमें डाइट अलग तरह की लेनी पड़ती है। ठीक है, खेलों में के क्षेत्र में पोषण का बड़ा महत्व होता है। किसी भी खिलाड़ी को पर्याप्त और संतुलित आहार केवल उसको हेल्दी रखने में नहीं, ये मत सोचिए केवल उसको हेल्दी रखने के लिए दिया जाता है, बल्कि खेलों के दौरान
उसकी शारीरिक थकान से उसको बचाए, उसको एनर्जेटिक रहे, ठीक है, उसको ऊर्जा उपलब्ध कराए, इसलिए इस उद्देश्य से भी उसको अच्छा डाइट दी जाती है। खेल कूद में आहार का क्या महत्व होता है? देखो, अगर एक खिलाड़ी एक सही डाइट ले रहा है तो उसका खेल में प्रदर्शन में सुधार आएगा, शरीर उसका हेल्दी रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर कोई चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो रिकवर जल्दी करेगा, शरीर उसका अनुकूल रहेगा, ठीक है, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से बचाएगा। एक अच्छी डाइट का ये महत्व होता है खिलाड़ी की लाइफ में, ठीक है, खेल कूद में। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेन चीज़ें मैंने आपको बताई है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।